राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक जाट और 7 भूतों की। कहानी बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है। एक गांव में एक जाट का घर था। खेती में बड़ी अच्छी फसल थी। अनाज के घर में भंडारे भरे रहते। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस और गाय और बैलों की जोड़ी ऐसी कि हल्के में किसी के पास न ऐसी जोड़ी थी। नाते रिश्तेदारों में उधार चढ़ी हुई थी। दूध दही की तो कोई कमी ही नहीं थी। जाट मजे से खाट पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता। जाट का एक बेटा था जिसे काम से कोई मतलब नहीं था। खेलता खाता और मस्त रहता। जाट ने भी उसे कभी काम करने के लिए कहा ही नहीं। बस यही सोचा उम्र के साथ अपने आप ही काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि जाट तो खाट पर ऐसा पड़ा कि फिर कभी वापस उठा ही नहीं। जाटनी भी गस खाकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। जाट का हल्के में काफी नाम था। नाम के मुताबिक काम काज भी किया गया। अब जाटनी भी उधारी के बल पर बनिए से तो उधार सामान ले आई। बनिया भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। जितना मांगा उससे दुगना चौगुना तोल दिया। बढ़ चढ़कर जाट का काम काज किया गया। अनगिनत लोग खाना खाने आए। जाट के बेटे को इस बात से तो मतलब था नहीं कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ ही नहीं थी। काम काज के बाद बनिए ने खाता लिखवाया तो जाटनी की ऊपर की सास ऊपर और नीचे की सास नीचे रह गई। जाट भी खाता बही तो लिखता नहीं था, इसलिए उसके मरने के बाद कर्जदार ने भी उसे एक धेला वापस न किया। इधर सारी उधारी डूब गई और उधर बनिए के तकाजे ने जीना हराम कर दिया। खाने के भी लाले पड़ने लगे। अच्छे खासे घर का घरौंदा हो गया। फिर एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अगर अब तुमने होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुमसे भी तो कुछ छिपा नहीं है बेटा। बेटा कहने लगा, माँ मैं सब समझता हूँ, तुम मुझे समझाओ मत, मगर कमाने के लिए तो मैं परदेस ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता। और अगर तू चाहती है कि मैं कमाने परदेस जाऊँ तो सुबह 2 घड़ी रहते बाजरे की 7 रोटियाँ बना देना, पड़ोस से दही मांग लाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर अब काका से चौगुना करके नहीं दिखाया तो फिर तुम भी देख लेना। जाटनी ने भी जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई। समय समय की बात है, पूरे गांव में छाछ की पूर्ति थी। आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं है। आंसू पोंछ कर बोली, ठीक है बेटा, मगर परदेश में होशियारी से रहना। अगली सुबह जाट का बेटा समय रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में बनिए की हवेली बनी थी। पहले तो जाट का बेटा सीधा वहीं पहुंचा और बनिए से एक रस्सा मांगा। पहले तो बनिए ने नानुकुर की, फिर कुछ सोच समझकर रस्सा उसे दे ही दिया। उसके बाद जाट के बेटे ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह पर चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी लड़के ने अपने केस के पल्ले में बांध लिया। गांव से 3 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। जाट के लड़के को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वहीं बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा ली तो फिर क्या खाऊंगा। इसलिए यही सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 के 7 गटक जाऊं। इसी तरह उसने जोर जोर से 3-4 बार कहा। अब बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 को गटकने की बात सुनकर 7 भूत थर 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 कांपने लगे और सोचने लगे, आज तो बड़ी बड़ा आन पड़ी जो हमें गटकने की बात कर रही है। भूतों के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और डपट कर कहने लगा, कौन है? जाट का बेटा भी कम न था। जाट का बेटा भी निडर होकर जोर से बोला, मैं कौन हूँ? अभी पता चल जाएगा। अब तुम बताओ तुम कौन हो?
भूतों का मुखिया बोला, हम भूत हैं। जाट का बेटा बोला, तो फिर मैं महाभूत हूँ। बहुत दिन हुए तुमने खूब मनमानी कर ली, आज तो तुम्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। अब तो मुखिया का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो अपनी निशानी बताओ, नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। फिर भूतों के मुखिया ने अपने शरीर से एक जू तोड़ी और ऊपर उछाल कर कहा, हमारी जुएं इतनी बड़ी होती हैं। जाट के बेटे ने जू को ध्यान से देखा कि यह जू तो मेढक जितनी बड़ी है। तभी उसने अपने खेस के पल्ले से कछुआ निकाला और जल्दी से कछुओं को धम से बावड़ी में गिरा दिया और फिर कहा, यह मेरी जू है। जब मुखिया ने जाट के बेटे की जू देखी तो डर के मारे कांपने लगा और उसका कलेजा दहल गया। फिर वह सोचने लगा, हाँ है तो कोई महाभूत। इतना ही सोचकर वह डर से दूसरे भूतों की ओर देखने लगा। तब फिर एक बार एक दूसरे भूत ने खखारा और उस खखार को बाहर फेंक दिया। फिर उसने कहा, हमारा खखार इतना ज्यादा है। अब जाट का बेटा भी दही की हंडिया की ओर देखकर सोचने लगा कि अब डरा तो मरा। उसने झट से दही की हंडिया को पावड़ी में फेंक दिया और कहा, मेरा खखार इतना ज्यादा। अब दूसरे भूत का भी दिल बैठ गया। अब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे और लंबे लंबे हैं। अब इतने मोटे और लंबे बाल को देखकर जाट के बेटे ने कलाई जितनी मोटी रस्सी को झट से बावड़ी में फेंककर कहा, मेरे बाल इतने लंबे और मोटे हैं। जैसे ही रस्सा बावड़ी में गिरा तो ऐसी जोरदार छपाक हुई कि सारे भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत को कोई नहीं टाल सकता था। छपाक की आवाज़ ऐसी थमी तो जाट के बेटे ने फिर कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं। फिर तो भूत बहुत डर गए। फिर उन्हें कोई वाद विवाद नहीं किया और वे सब आपस में बात करने लगे कि लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। एक बोला, अगर हम सबको खाए भी तो उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे ने कहा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता हम लालच देंगे तो शायद ही यह मान जाए। फिर एक भूत जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपना मूड खराब करते हो? अपना मुंह का स्वाद खराब क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें एक जादुई कढ़ाई देते हैं जिसमें तुम मनचाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे फिर भी पकवान खत्म नहीं होगा। कढ़ाई देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब जाकर के जाट का बेटा कढ़ाई लेने के लिए राजी हुआ। कढ़ाई लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का पेड़ था। अब वह सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं और सुस्ताने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि दिन के उजाले में घर गया तो लोग उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाई करके आ गया। इतना सोचकर वह दिन भर उसी बरगद के नीचे बैठा रहा। सांझ ढले अंधेरा छाने लगा तो वह कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। बनिए की हवेली के किवाड़ उसने खुले देखे तो कढ़ाई को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा। बनिए से बावड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा दर्शाते ही भांति भांति के पकवान अपने आप ही कढ़ाई में तैयार होने लगे। जब बनिए ने कढ़ाई की यह माया देखी तो वो भी दंग रह गया। आश्चर्य के बाद उसे लालच आ गया कि इस कढ़ाई से तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ जाए तो पूरे मुल्क को भरपेट दोनों समय खाना खिलाया जा सकता है और फिर जब बरसात होगी तो वसूल भी कर सकते हैं। शादी ब्याह में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है। ऊपर से खर्चा पानी भी कुछ नहीं। अगर किसी तरह यह कढ़ाई कब्जे में आ जाए तो मज़ा आ जाए। बनिए ने झट से दिमाग लड़ाया और जाट के बेटे को बहला फुसलाकर रात को हवेली में ठहरने के लिए राजी कर लिया। रात में जब जाट का बेटा बेसुध होकर नींद में खराटे भरने लगा तो बनिए ने चुपके से कढ़ाई बदल दी। पाँव फटने पर जब जाट के बेटे की आंख खुली तो अचकचा कर उठकर बैठ गया और कढ़ाई को लेकर बगल में दबाए बनिए से बिना कुछ कहे सुने माँ को खुशखबरी सुनाने की उमंग में चल पड़ा। बेटे की आवाज़ सुनी तो जाटनी ने झट से दरवाज़ा खोला और घबराकर पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटा मुस्कुराकर बोला, माँ मैं एक दिन में इतना कमा लाया हूँ कि दुनिया भर का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात सुनाई।
माँ को तनिक भी विश्वास न हुआ। फिर भी बेटे ने चमत्कार दिखाने के लिए कढ़ाई को सामने रखा और खाने की इच्छा जताई, लेकिन कढ़ाई तो खाली की खाली रह गई। बेटे का मुंह तो उतर गया और माँ का भी मुंह उतर गया। उधर बेटे ने अब भूतों पर शक किया और उसे बड़ा गुस्सा आया। जाट का बेटा भी भूतों को सबक सिखाने के लिए सोचने लगा और इस इरादे से उसी बावड़ी के पास जा पहुंचा। फिर जोर जोर से कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं। भूतों को तो अब पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते कहने लगे, अन्नदाता थोड़ा सब्र रखें, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें बताएं। भूतों की नब्ज तो जाट के बेटे की पकड़ में आ ही गई थी। अब भला वह क्यों पीछे रहने वाला था। डहाड़ कर बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने मुझसे धोखा किया। अगर अपनी पर मैं आ गया तो यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक भूतों का नाम निशान मिटा दूंगा। भूत हाथ जोड़कर सोने की मिंगनी करने वाली बकरी जाट को बेटे को देने लगे। जाट के बेटे ने भी बकरी की परख की तो उसे भूतों पर यकीन हो गया। फिर वो बकरी को लेकर गांव की तरफ चल दिया। बनिया भी अब उसे गली में ही मिल गया। चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपनी हवेली ले गया और कहने लगा, अरे चौधरी, तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कह देते, एक की जगह 7 भैंस बाड़े में बंधवा देता। जाट के घर यह बकरी शोभा नहीं देती। जाट के बेटे ने तो बिना सोचे समझे कह दिया, सेठ जी, यह कोई मामूली बकरी नहीं है, यह तो सोने की मिंगनी देने वाली बकरी है। बनिए ने मुंह पिचकाकर कहा, अरे जा रे बावले, कहीं ऐसा होता है। लड़का कहने लगा, अपनी आंखों से देखा है और परखा भी है। बनिया फिर बोला, किसी भूत प्रेत ने तेरी नज़र बांधी होगी। अगर बकरियां सोने की मिंगनियां देने लगी तो गरणियां अपनी भेड़े लिए जंगल जंगल क्यों टोलता। जाट के बेटे से अब चुप न रहा गया। उसने बकरी का चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बनिए को पूरा विश्वास था, मगर मन की बात ओठों पर लाए तो वह बनिया ही कैसा। रात को फिर बनिए ने जाट की चरपाई से दूसरी बकरी बांधी और अगली सुबह माँ को बकरी का चमत्कार दिखाते समय फिर उसे नीचा देखना पड़ा। बकरी ने तो दूसरी बकरियों की तरह मीमी ही कर दी। अब माँ फिर बोली, बेटा, आज के ज़माने में आदमियों का ही भरोसा नहीं तो तू भूतों का क्या भरोसा करता है। इस प्रपंच में मत पड़ और सीधा कमाई का जुगाड़ कर। जाटने की आंखों से आंसू छलक आए और बोली, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते। मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था, वो किसकी बात मानता। बिना कुछ कहे सुने फिर से 7 रोटियां लेकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़कता हुआ बोला, एक खाऊं, 2 खाऊं या सातों को गटक जाऊं। भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ कहने लगे, चौधरी, अब क्या कसूर हुआ। अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। जाट के बेटे ने गालियां निकालते हुए कहा, चंडालो, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते। धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस तुम्हें क्या बताऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बार बात तो बताइए कि आप यहाँ से सीधे घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते भी हैं। जवाब देते समय जाट का माथा ठनका। उसने कहा कि 5-7 घड़ी बनिए की हवेली में रुकता हूँ, बस। इससे तुम्हें क्या। भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा छल नज़र आ जाए तो जैसी आपकी इच्छा, हमें मारना या खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दे दी और कहा कि छेनी से हथौड़े पर 3 बार चोट करने से संगमरमर का महल तैयार होगा और 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी बनिए के छल का पता लगाएगी। रात को जाट का बेटा छेनी हथौड़ी और कांटेदार टहनी बनिए की हवेली से गुजरा। बनिए की हवेली के पास से गुजरते समय बनिए ने उसका रास्ता रोककर कहा, चलो चौधरी, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। ना चाहते हुए भी जाट हवेली चला गया और छेनी हथौड़े को देखकर बनिया कहने लगा, भले आदमी
चौधरी का बेटा होकर यह सिलबट्टों का काम कब से करने लगा। जाट का बेटा छेनी हथौड़ी के गुणों का बयान किया तो बनिए ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन में उसे पूरा विश्वास भी था। आधी रात ढली तो बनिए ने छेनी हथौड़ी को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया और अपने आप ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ने लगी। बनिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जाट की नींद खुल गई। अब तक उसका शरीर कांटों से बींध गया था। टहनी अब भी वैसी ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़े जा रही थी। बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे प्राण बचा लो। जाट मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अब बता मेरी बकरी और कढ़ाई कहाँ है। बनिए ने फिर कहा, यह कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफ़ी दे दो चौधरी, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बनिए ने बिना कुछ कहे सुने झट से बकरी और कढ़ाई जाट को लाकर दे दी। टहनी भी अब अपना जलवा दिखा ही रही थी। बनिए के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली के उसके सारे परिवार भी इकट्ठे हो गए और दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए। जाट का बेटा बोला, तूने मेरी माँ से बेईमानी से जो माल हड़पा है पहले उसे वापस कर दे, तभी यह टहनी रुकेगी। बनिए ने सारा माल जाट के बेटे को वापस किया तो जाट के बेटे ने 3 बार रुकने को कहा, तब जाकर कांटेदार टहनी रुकी। सुबह बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाए तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। आन आन में सोने का महल भी बन गया और मनसा दर्शाते कड़ाही में जैसे ही पकवान चाहे तैयार हो जाते। बकरी सोने की मिंगरी करने लगी। जाट के बेटे ने तो पूरे हलके का दुख दर्द दूर कर दिया। सब उसकी कढ़ाई का बखान करते ना थकते। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।